जब भी डॉर्फ प्लैनेट का नाम लिया जाता है तो उसमें प्लूटो का नाम सबसे पहले आता है। पर आज हम एक ऐसे डॉर्फ प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं जिससे इंस्पायर होकर 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लैनेट की डेफिनेशन में चेंजेस करते हुए सोलर सिस्टम के छोटे प्लैनेट को एक नया नाम डॉर्फ प्लैनेट दिया। यहाँ पर हम जिस डॉर्फ प्लैनेट की बात कर रहे हैं वह एरिस है, जो सोलर सिस्टम का अभी तक का खोजा गया सबसे मैसिव और सेकंड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। तो आज के इस वीडियो में हम एरिस डॉर्फ प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं। 2015 में जब एरिस की खोज की गई थी तब वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों को गिना करते थे, जिसमें 9th प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में आज का डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो था। लेकिन जब 2005 में काइपर बेल्ट में मौजूद एरिस डॉर्फ प्लैनेट की खोज की गई तो वैज्ञानिकों को ये समझ आया कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो दिखने में ग्रहों की तरह हैं, पर उनका आकार काफी छोटा है। वैसे शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 2005 में हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो के बाद 10th प्लैनेट का दर्जा देने की बात कही, लेकिन सभी वैज्ञानिक इस पर सहमत नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने प्लैनेट की एक और डेफिनेशन बनाई, जिसके मुताबिक सोलर सिस्टम के शुरुआती 8 प्लैनेट्स को प्लैनेट की लिस्ट में चुना गया और प्लूटो को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद एरिस और प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया गया। अभी तक वैज्ञानिक सोलर सिस्टम में ऑफिशियली 5 डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो, सीरीज, एरिस, माकी, हाउमेया को ढूंढ चुके हैं। डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे पूर्ण रूप से ग्रह नहीं माना जाता। डॉर्फ प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण ही इसे एक हाइड्रोस्टैटिक रूप से संतुलित आकार में रखता है। प्लूटो सौर मंडल का सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट है। इसके बाद आकार क्रम में एरिस, माकी, हाउमेया और सीरीज आते हैं। सीरीज सभी डॉर्फ प्लैनेट में सूर्य के सबसे क्लोज है, जबकि एरिस सबसे दूर है। चलिए एरिस डॉर्फ प्लैनेट के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। एरिस की खोज 5 जनवरी 2005 में पालोमर ऑब्जर्वेटरी में लगे टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक माइक ब्राउन ने की थी। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसे खोजना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि यह काइपर बेल्ट में मौजूद सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स में से एक है। इस पर की गई रिसर्च बताती है कि इसकी सरफेस नाइट्रोजन, पानी और मीथेन आइस से ढकी है, जिसके कारण इस पर पड़ने वाली सनलाइट का 95% वापस अंतरिक्ष की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके कारण यह सोलर सिस्टम में अभी तक का सबसे ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट है। पर क्योंकि इसका आकार काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए इसे नेकेड आइज से देखना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, इसे साधारण टेलीस्कोप से देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको अच्छे से देखने के लिए हमें काफी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होती है। साइज एंड मास ऑफ एरिस, इसके आकार की बात की जाए तो यह आकार के मामले में काफी ज्यादा बड़ा है, और यही कारण है कि जब इसे खोजा गया था तब इसे ग्रह का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही थी। वैसे शुरुआत में हमारे पास इसके आकार और ऑर्बिट की सही जानकारी नहीं थी, लेकिन 2010 में इस पर वैज्ञानिकों ने और रिसर्च की, जिसमें यह सामने आया कि एरिस का रेडियस 1163 किलोमीटर है, जो प्लूटो की 1188 किलोमीटर रेडियस के लगभग बराबर है। लेकिन फिर भी एरिस सोलर सिस्टम का प्लूटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट गिना जाता है। इसके अलावा अगर इसके मास की बात की जाए तो यह आकार में भले ही प्लूटो के लगभग बराबर हो, लेकिन इसका मास प्लूटो से 27% ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी 0.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसे में अगर कोई इंसान इसकी सरफेस पर उतरता है तो उसे अपना वेट काफी ज्यादा कम महसूस होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर पृथ्वी पर आपका वेट 100 किलोग्राम है तो एरिस पर आपका वेट 0.82 किलोग्राम होगा, जो कि 1 किलोग्राम से भी कम है। यानी यहाँ पर आप हवा में ऊंची छलांग मार सकते हैं। एरिस डॉर्फ प्लैनेट पर आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं होगे, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ ही समय में यह आपकी जान ले सकता है। एरिस ऑर्बिटिंग पीरियड एंड रोटेशन, ज्यादातर सभी डॉर्फ प्लैनेट की तरह एरिस भी सोलर सिस्टम में काइपर बेल्ट रीजन का हिस्सा है, इसलिए ये सूर्य से भी काफी ज्यादा दूर है। एरिस और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। यह इतनी ज्यादा दूरी है कि यहाँ तक सन की लाइट को भी पहुँचने में 9 घंटे से ज्यादा लगते हैं।
सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण इसे सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में ही करीब 558 सालों का समय लग जाता है। यानी यहाँ का एक साल पृथ्वी के 558 सालों के बराबर है। अगर एक्सिस पर इसकी रोटेशन की बात की जाए तो एरिस अपनी एक्सिस पर 25.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी यहाँ पर एक दिन करीब 26 घंटों का होता है। एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ एरिस। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि यह एक घने वातावरण को अपनी ग्रेविटी के चलते होल्ड कर पाए। इसलिए इसका वातावरण भी काफी ज्यादा पतला है, जिसमें ज्यादातर मात्रा में मीथेन और नाइट्रोजन मौजूद है। इसके वातावरण में किसी भी इंसान का सांस लेना संभव नहीं है, बल्कि यह इंसानों के लिए काफी ज्यादा जहरीला साबित होगा। अगर इसके तापमान की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के मुताबिक दिन के समय एरिस का सरफेस टेम्परेचर -217 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एरिस का दिन का तापमान है, क्योंकि रात में इसके सरफेस का तापमान और भी ज्यादा नीचे गिरकर -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और यह दोनों ही तापमान इतनी ज्यादा कम है कि यहाँ पर इंसानों का रहना तो लगभग असंभव ही होगा। ऐसा तापमान कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले लेगा। मून ऑफ एरिस। वैसे शुरुआत में जब एरिस की खोज हुई थी तब वैज्ञानिकों को इसके चंद्रमा के बारे में पता नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद टेलीस्कोप की मदद से इस पर रिसर्च की जा रही थी। तब वैज्ञानिकों को इसके ऑर्बिट में घूम रहे एक बहुत ही छोटे चंद्रमा के बारे में पता चला, जिसका नाम डाइसनोमिया है। वैसे वैज्ञानिकों के पास अभी इसके चंद्रमा को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है और वो अभी इस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यह काफी ज्यादा दूर है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके चंद्रमा का आकार एरिस के आकार से 20 से 30% ही होगा। यानी डाइसनोमिया मून का डायमीटर 250 से 300 किलोमीटर हो सकता है। इसके अलावा एरिस के ऑर्बिट में किसी और चंद्रमा को अभी तक खोजा नहीं गया है। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एरिस। वैसे अभी तक जितनी भी रिसर्च की गई है उसके मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि एरिस डॉर्फ प्लैनेट का स्ट्रक्चर मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइसिस की अलग अलग लेयर से मिलकर बना है, जिसमें करीब 50% हिस्सा प्योर मीथेन आइस का है। वैसे वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके कंपोजिशन में और भी कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि काइपर बेल्ट में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन पर अभी वैज्ञानिक ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं और उसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसलिए एरिस के बारे में भी हमारी नॉलेज लिमिटेड है। लाइफ पॉसिबिलिटी ऑन एरिस। वैसे अभी तक की गई किसी भी रिसर्च में ये साबित नहीं होता है कि इस ग्रह पर किसी तरह का कोई जीवन मौजूद है, पर कई वैज्ञानिकों का दावा है कि हम एरिस के बारे में अभी बहुत सी बातें नहीं जानते। इसलिए हो सकता है कि इस ग्रह की बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी के समुद्र हों, क्योंकि सोलर सिस्टम में ऐसे कई चंद्रमा और ग्रह हैं जो ऊपर से तो पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं, लेकिन उनके अंदर पानी होने के संकेत पाए गए हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद इसकी भी मोटी बर्फ के नीचे पानी हो, जिसे इसके कोर से गर्मी मिल रही हो। ऐसे में संभावना है कि इसके समुद्रों में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ मौजूद हो सकती है, पर उनके बारे में हमें तभी पता चल सकता है जब हम इस ग्रह पर अपने किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट को भेजें। पर क्योंकि यह काइपर बेल्ट का हिस्सा है, इसलिए इसकी दूरी भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर किसी मिशन को भेजना काफी ज्यादा खर्चीला और ज्यादा समय लेने वाला होगा। और यही कारण है कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को भेजने से ज्यादा सोलर सिस्टम के पास के ग्रहों और चंद्रमा पर अपनी स्पेसक्राफ्ट भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को जाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और खर्च भी कम होता है। इसके अलावा वो हमारे काफी ज्यादा पास होते हैं। ऐसे में हमें स्पेसक्राफ्ट से संचार करने में भी परेशानी नहीं होती। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, वहाँ पर पहुँचने वाली सनलाइट और हीट एनर्जी भी कम होती जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए हीट एनर्जी आवश्यक है, ऐसे में संभावना बहुत कम होती है कि सूर्य से दूर किसी ऑब्जेक्ट पर जीवन हो। इसकी तुलना में सूर्य के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स पर जीवन की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए वैज्ञानिक दूर वाले ऑब्जेक्ट की बजाय सूर्य से पास वाले ऑब्जेक्ट पर मिशन भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। फ्यूचर मिशन ऑन एरिस। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यह पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पर किसी स्पेसक्राफ्ट मिशन को भेजना ज्यादा खर्चीला होगा और इसमें कई सालों का समय भी लग जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक अभी इस पर किसी भी तरह के मिशन को प्लान नहीं कर रहे हैं।
उनका मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स में काफी दूरी तक देखने के काबिल है। ऐसे में अगर इसके प्रयोग से सोलर सिस्टम में मौजूद एरिस डॉर्फ प्लैनेट को देखेंगे तो वो काफी डिटेल्ड इमेजेस ले पाएगा, जिन पर रिसर्च करके हम एरिस के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इसके लिए हमें एरिस पर किसी तरह के स्पेसक्राफ्ट को भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।